अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को, जो हमारा चैनल है पाकिस्तान शेयर मार्केट, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव जो है वीडियो वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, और साथ में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वो भी ज्वाइन करें ताकि आप जितने भी हमारे लाइव सेशंस हैं अ, उससे आप जो है अपडेटेड रहें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, आज मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ कि अब पीएसएमयू जो है वो शुरू करने वाला है, पीएसएमयू खबरनामा। जी हाँ, जो कि जो है डेली जो है रात में जो है ऑन एयर होगा। और उसमें जो है सर नशत मलिक जो हैं वो भी हमारे साथ होंगे। और जो है आप लोगों के सवालात होंगे जो आप मार्केट ऑफ होने के बाद जो है आप हमें वो सवालात सेंड कर सकते हैं। लाइव कॉल्स में नहीं होंगे, आपने हमें अपने सवालात सेंड करने होंगे। और फिर जो है जो न्यूज़ होंगी, जो खबरनामे के तौर पे जो भी न्यूज़ होंगी पीएस6 से रिलेटेड, क्योंकि ये अब तक जो है पीएस6 में पहली बार जो है ये एक हम एक न्यू वेंचर लेकर आने वाले हैं। और जो है इस खबरनामे में जो है पीएस6 से रिलेटेड आपको न्यूज़ से अपडेटेड भी किया जाएगा, और साथ ही साथ आपके सवालात को भी इंटरटेन किया जाएगा। और जो है ना सिर्फ सिर्फ नशीद मलिक साहब होंगे, बल्कि इसमें हमारे साथ टेक्निकल एनालिस्ट भी होंगे, और वो टेक्निकली भी जो है वो आपको गाइड करेंगे। तो आपने जो है मार्केट के बाद जो है अपने सवालात जो है वो हमें सेंड कर देने हैं। और जो ग्रुप्स हैं, जो ग्रुप है, जो पीएसएमयू का फ्री एक्टिव ग्रुप है, उसमें जो है वो आपने अपने सवालात देने हैं, ताकि हम उन सवालात को जो है आपके जो है प्रोग्राम में शामिल कर सकें। नाज़रीन, आज हमारे साथ टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जी हाँ, नशीद मलिक साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से। तो चलें, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक। आप सब लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। और जो है आज 25 दिसंबर है, और जो है 25 दिसंबर को जो है, जैसे कि हम जानते हैं, हमारे कायद, हमारे मुल्क के कायद जो हैं, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो है वो आज बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो जो है सबसे पहले तो ये कि सबको ही उनकी जो है सालगिरह मुबारक हो। और इस अज़म के साथ कि हम बहुत अच्छा करें, क्योंकि उनका भी यही अज़म था कि एक मुमलिकत अलग बनाने की, ताकि हर कोई आज़ादी के तौर पे अपना काम कर सके। और हमारा भी यही मैसेज है कि जो है सब बहुत अच्छा काम करें और आज़ादी के साथ करें, और जो है कोई जो है किसी के काम में कोई भी रुकावट ना डाले, सब अच्छा अच्छा काम करें और अच्छी अच्छी बातें करें। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मार्केट के हवाले से एक रिव्यू जो है आप दें, क्योंकि अभी हमारा ये रोल ओवर वीक भी एंड पर है। क्या देख रहे हैं, और जो है कल की गुज़िश्ता दिन की जो मार्केट है उसका क्या ओवरव्यू रहा, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। मार्केट को जरा अगर हम देखें तो लास्ट सैटरडे था जिसमें हमने सेशन किया था। तो उस सेशन में मैंने यही बोला था कि मार्केट जो है इस वीक में थोड़ी अप डाउन रहेगी। हम्म। और हुआ भी हुआ भी फिर यही कि मंडे को मार्केट अप हुई और कल के दिन में फिर मार्केट डाउन हो गई। तकरीबन 1.3% मार्केट जो है वो डाउन रही। और जिसमें यह है कि अगेन वही है कि हमारी एफएफसी को ये चंद स्टॉक्स हैं जिन्होंने प्रेशर क्रिएट किया मार्केट के ऊपर। उसके अलावा ये है कि मार्केट को अगर हम देखें तो मार्केट में वॉल्यूम्स फिर से 54 बिलियन के वॉल्यूम्स हुए। तो ये एक पॉजिटिव है, क्योंकि जो है मार्केट जब अप डाउन हो रही हो और उसमें वॉल्यूम्स भी ना हो तो तब मेरे ख्याल से डेंजरस टाइम होता है। लेकिन ये है कि अभी मार्केट अप डाउन तो चल रही है थोड़ी सी, क्योंकि काफी चल चुकी है, काफी परफॉर्म कर चुकी है। और इसके नेक्स्ट लेग के लिए कोई ट्रिगर मार्केट ढूंढ रहे हैं और सब लोग ढूंढ रहे हैं। तो लेकिन ये है कि वॉल्यूम्स जो हैं वो अभी भी अच्छे हैं, काम जो है अच्छा हो रहा है। तो
ये एक पॉजिटिव साइन ही है कि भले मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल हो, अप डाउन हो, लेकिन काम अच्छा हो रहा है। एज लॉन्ग एज मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है तो इसका मतलब ये है कि किसी के लिए भी पैसे बनाना, एंट्री और एग्जिट एक अच्छा अच्छा जो है ना, वो एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको कोई भी चीज, कोई स्टॉक जिसका आपको पता है, जिसका आप पे कन्विक्शन है, वो एक अच्छी प्राइस में मिलता है तो आप ले लें। फिर जिस दिन वॉलेटिलिटी हो उस दिन प्रॉफिट टेकिंग कर लें रेस्ट ऑफ द मार्केट के साथ। सही, बिल्कुल। जी, यहाँ पर आप लोग अपने सवाल कर लीजिए, क्योंकि फिर सेशन के एंड में बहुत सारे सवाल आते हैं, टाइम लिमिटेड है, तो जल्दी जल्दी अपने सवाल करें। अच्छा, यहाँ पर किसी ने सवाल किया है, सजेस्ट यूनिलीवर स्टॉक एट करंट प्राइस फॉर लॉन्ग टर्म, इरफान इकबाल साहब ने। जी। ये यूनिलीवर जैसा स्टॉक तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। मतलब ये आप कोई भी ऐसा स्टॉक ले लें, यूनिलीवर ले लें, मरी ब्रूरी ले लें, कोलगेट ले लें, हम्म। ये सब जो है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। ये मैं मल्टीपल टाइम्स जो है आपकी सजेस्ट भी कर चुका हूँ टॉपिक्स में। यूनिलीवर, यूनिलीवर आपको अच्छा लगता है आप यूनिलीवर ले लें, नहीं तो मरी ब्रूरी है, कोलगेट है, क्योंकि ये स्टॉक्स रेगुलर आपको डिविडेंड वगैरह भी देते हैं। सही, बिल्कुल। जी। जी, एस खान, अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे खैरियत से। जी। जी मेरे सवाल था, पहला सवाल तो मेरा ये है कि स्टील सेक्टर कंपैरेटिवली ऐसे परफॉर्म नहीं कर रहा जैसे आईएसएल है या मुगल है। तो और दूसरी बात मुझे ये डिस्कस करनी थी कि मुझे क्योंकि मेरी बाइंग बहुत लो थी स्टील में, लाइक अराउंड 45-50, तो मुझे क्या एग्जिट करके दोबारा री एंटर करना चाहिए इन स्टॉक्स में। जस्ट लाइक अटक सीमेंट का भी मेरी एवरेज जो थी वो अराउंड 65 थी, तो वो मैंने सारा कुछ ऑफलोड कर दिया है। थर्ड इज कि सिनर्जी, हाउ डू यू सी सिनर्जी, कैसा स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, उसमें मतलब पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं। अ, जो आपने सबसे पहले स्टील का सवाल किया, स्टील ने ऑब्वियसली अभी तक नहीं परफॉर्म किया, क्योंकि इवन वो स्टील सेक्टर भी चला है। जैसे आपने कहा कि 40 पे आपकी बाइंग है, तो जाहिर है कि 30-40s में होते थे ये आईएसएल मुगल वगैरह, उससे भी नीचे भी होते थे और वहां से चले हैं, परफॉर्म इन्होंने किया है। लेकिन ये है कि आप देखें जिस तरह से बाकी अभी सेक्टर्स या स्टॉक्स हैं, जिस तरह से फार्मा हो गया या और हो गया, वो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली जो है वो उनमें वो ट्रिगर नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि इकोनॉमी इस टाइम पे अपने लो पॉइंट पे है और गवर्नमेंट के पास अभी इतनी स्पेस नहीं है कि वो एक गवर्नमेंट एक एक ग्रोथ ओरिएंटेड डायरेक्शन की तरफ लेके जाए। लेकिन ये है कि इस फिस्कल ईयर के बाद होपफुली स्टील सेक्टर में ये है कि क्योंकि आईएमएफ की तरफ से भी प्रेशर है, तो होपफुली जो है वो फाटा पाटा वाले एग्जेम्पशंस वगैरह खत्म होंगे। फिर ये है कि स्मगलिंग और ड्यूटी सरकमवेंशन या ड्यूटी की चोरी जो लोग कर रहे हैं इनफॉर्मल वाले, उनके अगेंस्ट भी एक्शन स्टार्ट हुआ हुआ है। और ये और स्ट्रांग होगा क्योंकि जाहिर है अ, हमने जो है वो टैक्स टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है और सोर्सेज से। और ये है कि जो सैलरीड क्लास है, आई थिंक उसको तो ऑलरेडी बहुत निचोड़ लिया है सबने। तो अब और एवेन्यूज देखे जा रहे हैं कि नॉन फाइलर्स को पकड़ें, रिटेलर्स को पकड़ें, एग्रीकल्चर पे जाएं। और उसमें जो है ना ये स्मगलिंग वगैरह का भी आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जाहिर है ये स्मगलिंग और इन सारी चीजों की वजह से बहुत लॉस होता है। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि डीजल की स्मगलिंग के ऊपर काफी कंट्रोल हुआ है, जिसकी वजह से तो इसी तरह से स्टील में भी आएगा। तो उस टाइम पे फिर एक तो ये है कि स्टील का वैसे मार्केट शेयर बढ़ेगा, और दूसरा ये कि थोड़ी डिमांड भी आना शुरू होगी, क्योंकि जैसे जैसे सीमेंट की डिमांड आएगी तो साथ ही साथ स्टील की डिमांड भी आएगी। तो ऐसे केस में मेरे ख्याल से अभी तो आपको स्टील नहीं बेचना चाहिए, आप स्टील को रखें और जो है थोड़ी सी और रैली रैली को एंजॉय करें। और बाकी है कि मेरा आईपीसी। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक्चुअली मैं एग्जिट हो जाऊं इन एवरेजेस पे और टोटल दोबारा री एंट्री लूं इसमें, या फिर वेट करूं और फिर एक्यूमुलेट करूं इस
रेट पे, क्योंकि मेरी एवरेज जो है वो 45-50 के करीब है मुगल और आईएसएल में। तो या तो अक्यूमुलेट करूं या फिर टोटल एग्जिट करके फिर दोबारा री एंट्री लूं इन रेट्स पे। नहीं, एग्जिट करके रीएंट्री लेने का क्या आपको बेनिफिट होगा? आई डोंट थिंक उसका कोई बेनिफिट है। मतलब ये तो, अगर आपको दोबारा ही लेना है तो फिर बेचने की क्या जरूरत है? आप रखे हैं स्टॉक को। मेरी तो ये लाइक सजेशन होगी कि आप मोरल स्टॉक को रखें। मोरलेस इस वक्त 80 पे है, अगर जैसे 80 या 90 पे लाई कर रहे हैं और पोटेंशियल विद इन अ ईयर लाइक 150 पे रीच कर जाएं, तो उस लिहाज से देख रहा था, क्योंकि मेरे पास अभी क्वांटिटी कम है। तो 150 पे चला जाएगा तो आपके पास तो ऑलरेडी है, वो चला जाएगा तो आपका और फर्दर बेनिफिट हो जाएगा। या आप फर्दर बाइंग करना चाह रहे हैं? जी, मैं फर्दर बाइंग करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी कम है, तो इसी वजह से मैं पूछ रहा था। हाँ, तो फिर ये है कि आप फर्दर बाइंग कर लें, बिल्कुल कर लें, क्योंकि आपकी एवरेज तो फिर भी नीचे ही रहेगी ना। ठीक ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ, सिनर्जी का क्योंकि बस देखें बता दीजिएगा। जो आपके पास कम क्वांटिटी पड़ी हुई है उसके ऊपर आप रिटर्न जो है मैक्सिमम कमाए ना। अगर आप एग्जिट कर जाएंगे तो फिर आपका जो एग्जिस्टिंग क्वांटिटी का रिटर्न है वो मैक्सिमम पोटेंशियल का नहीं बन पाएगा। तो आप भले और ले लें, मुगल ले लें, आईएसएल ले लें, लेकिन जो है एक एवरेजिंग कर लेना आपकी। आप लेंगे तो आपकी एवरेज तो फिर भी नीचे ही रहेगी, आप गेन में ही होंगे। ठीक है, तो वो परफेक्ट। ज्यादा बेनिफिट है। थोड़ा सा बस सिनर्जी का बता दीजिएगा अगर बता सकते हैं, थैंक यू। सिनर्जी का आई थिंक थोड़ा सा इशू यही है कि इसने एक्सपेंशन की तरफ जाना था, बहुत दफा ये नहीं जा पाया एक्सपेंशन की तरफ। लेकिन ये है कि अभी अगर ब्राउनफील्ड रिफाइनरी पॉलिसी से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट होती है तो इसको भी बेनिफिट होगा। दूसरा ये कि जैसे मैंने डीजल स्मगलिंग का बोला कि डीजल स्मगलिंग अगर रुकेगी और गोइंग फॉरवर्ड डीजल की डिमांड बढ़ेगी तो सिनर्जी डीजल की क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करता है, तो इसकी यूटिलाइजेशन भी थोड़ी इंप्रूव होगी। लेकिन ये कि वो थोड़ी बहुत ही इंप्रूव होगी। यानी कि 20-25% यूटिलाइजेशन पे ही ऑपरेट कर रहा होता है सिनर्जी। तो गोइंग फॉरवर्ड में भी 30s 40s में आ जाएगी यूटिलाइजेशन। लेकिन यूटिलाइजेशन को एक प्रॉपर लेवल्स पे लेके जाने के लिए इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। सिनर्जी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, मुझे लगता है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्ले है, इतना शॉर्ट टर्म प्ले नहीं है फंडामेंटली। फंडामेंटली जी। सही। नेक्स्ट। जी फरूक, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक बात मैं पूछनी ये थी कि मैं शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स में काम करता हूँ, ठीक है। तो अभी रिसेंटली नोटिस आया था कि KMI 30 में कंपनी इनकमिंग है ना, उसमें एचकार है, FFC है, OGDC है। तो वो 30 दिसंबर से इफेक्टिव होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द 30 जून 2024 के रिजल्ट्स के बेस पे, तो कैन आई बाई राइट नाउ बिफोर 30 दिसंबर ऑल्सो? शरिया कंप्लायंट तो हो ही हाँ जाना हाँ है ना बिल्कुल। उसको? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बाय कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। नहीं मैं मतलब ये कह रहा हूँ 30 से क्यों कर रहे हैं ये लोग इफेक्टिव? अभी से क्यों नहीं कर देते? डेट्स एक होती चीज हैं हर शरिया चीज की। कंप्लायंट तय हो गई, एक चीज तय हो गई ना कि शरिया कंप्लायंट है। हर चीज की जाहिर है, देखें डेट होती है ना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम तो देते हैं ना। अब एक फंड्स हैं, बड़े बड़े फंड्स हैं जिनकी बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं, तो उन्होंने अगर किसी स्टॉक में एंट्री लेनी है या एग्जिट लेना है तो उनको थोड़ा सा टाइम तो देते हैं ना। अब ऐसे वो बोल मतलब दें एक कि एक कल चीज को। एक चीज फिल्टर आउट तो हो गई ना कि शरिया है वो। हाँ हाँ बिल्कुल, हो तो गई तो है। आई कैन बाय टुमारो लेकिन ऑल्सो ना? हाँ हाँ बिल्कुल, आपने तो छोटी क्वांटिटी बाय करनी होगी। अब एक फंड है जिसने मिलियंस ऑफ शेयर्स बाय करने हैं, जी उसके जी। लिए डिफिकल्टी होती है कि उसको मल्टीपल डेज चाहिए होते हैं। आप तो एक दिन हम्म। में बाय कर लेंगे, आपकी तो बाइंग हो जाएगी, कल को ही ठीक है। बाइंग हो जाएगी। अच्छा सर, दूसरा एक सवाल है, स्पेल का जरा बता दीजिएगा कि आगे इसके क्या लगता है, टारगेट प्राइस वगैरह स्पेल अच्छा है, इनकम स्पेल अच्छा है बिल्कुल। स्पेल अच्छा इनकमिंग लगता है, डेज? मैंने तो अपनी टॉप पिक दी थी पिछले में जो है उसमें। अच्छा, तो अक्यूमुलेट कर सकते हैं इसको ना? जी जी बिल्कुल। चल, थैंक यू सर, जजाकल्ला। जी सरमद जिया साहब, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम।
पहली बात तो मिस नादिया और नाशिद साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है माशाल्लाह, बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये प्रोग्राम कंटिन्यू करने के सिलसिले में। थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन दो शेयर्स के हवाले से है, एक क्लोवर और एक आईबीएल। अगर आप सर इनके रिजल्ट्स वगैरह देखें तो वो कंपैरेटिवली जो इनके सेक्टर में बाकी शेयर्स हैं उनके मुकाबले में बेहतर है, लेकिन ये वैसे परफॉर्म नहीं किए जिस तरह आईबीएल है। उसकी अभी भी तकरीबन जो अर्निंग आई थी पीछे वो 70 पैसे आई थी, लेकिन बाकी सेक्टर के मुकाबले में वो अभी तक परफॉर्म नहीं किया। जबकि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो अच्छा खासा है। सल्ले भी परफॉर्म कर गया, बाकी जितने शेयर्स है वो भी परफॉर्म कर गए। इसी तरह सर क्लोवर की भी जो अभी फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग है वही तकरीबन 2.5 रुपये आई हुई है। तो वो उस मुकाबले में फौज मींस फूड सेक्टर के मुकाबले में बाकी शेयर्स के मुकाबले में जिस तरह प्रेमा वगैरह है उतना परफॉर्म नहीं कर रहा। तो मैंने ये रेट जो है, मेरे एवरेज रेट वही है 41-42 में मैंने आईपीएल लिया हुआ है, और क्लोवर की भी मेरी तकरीबन 44 रुपए की बाइंग है। तो ये ऊपर गया था, लेकिन मैंने तब भी नहीं बेचा कि मेरा था कि ये काफी ऊपर जाएगा, 55 रुपए तक गया था, लेकिन वाज वापस आ गया। तो मैं बस इस सिलसिले में आपसे एडवाइस लेनी थी कि ये मैं होल्ड करूं, तो उनकी टारगेट प्राइस क्या है? होल्ड, बिल्कुल होल्ड करें आप, जो है ना क्लोवर को स्पेशली। 2 रुपए, आई थिंक 2 रुपए 50 पैसे आपने शायद कम बताई है, मेरे मुझे जितना याद है 2 रुपए 80 पैसे की अर्निंग थी पहले क्वार्टर की क्लोवर की। जी जी जी, इसी मैं तरह है ये। दोबारा रीचेक कर लूंगा, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ और आपसे ही बोल रहा हूँ। मैं एक दफा रीचेक कर लूंगा, लेकिन 2 रुपए 80 पैसे की अर्निंग थी जितना मुझे याद है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो तकरीबन अगर 12 रुपए की इसकी अर्निंग आ जाती है, तो 12 रुपए पे आप 5 का मल्टीपल लगा लें, तो ये स्टॉक जो है 50 से 60 तक का होना चाहिए। हो हम्म, सकता है। और सर आईपीएल के बारे में भी बताइएगा, आईपीएल हेल्थ केयर के बारे जी में। जी, आईबीएल भी अच्छा है, अच्छा है। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वो अभी तक फार्मा के अंदर रिलेटिवली बेहतर वैल्यूएशन पे चल रहा है, तो होल्ड ही कर, मेरे ख्याल से दोनों स्टॉक्स को आपको होल्ड करना चाहिए अभी फिलहाल। हम्म, सेल नहीं करना चाहिए। ठीक। थैंक यू, थैंक यू। जी अच्छा, यहाँ पर सवाल है मोहम्मद अली का। प्लीज सजेस्ट 4-5 स्टॉक्स फॉर 6 मंथ्स होल्डिंग। 4-5 स्टॉक्स में आपका जो है, एक आप कर लें टीपीएल प्रॉपर्टीज, उसके अलावा आप कर लें लोड्स लिमिटेड, स्पेल, और उसके अलावा आप कर लें साजगार, और आप कर लें मुगल। सही। अच्छा जेड खान, आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। अच्छा, इन्होंने सवाल किया है, विच सेक्टर टू आउट परफॉर्म इन ईयर 25, सेक्टर आउटलुक, ओवरवेट, मार्केट वेट और अंडरवेट, टॉप सेक्टर्स। इट्स ओके सर, मैंने आपका जी, सवाल किया। इंश्योरेंस इंश्योरेंस और ऑटो पार्ट्स, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि इंश्योरेंस और ऑटो पार्ट्स आप करेंगे आउट परफॉर्म। सही। अच्छा सर, थोड़ा बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा बताइए कि बैंकिंग सेक्टर को आगे आप कैसा देख रहे हैं 25 में। क्योंकि मजीद जो है आगे भी हम देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कट डाउन होगा। ये भी कहा जा रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, इनको देखना चाहिए। और कहीं पे ये भी हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं, तो क्या बैंकिंग स्टॉक वाकई देखना चाहिए? तो थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। बैंकिंग सेक्टर इस टाइम पे बहुत रिस्की है। बैंकिंग सेक्टर इस टाइम पे रिस्की है कि इस पे नई टैक्सेशन आने वाली है, पॉलिसी रेट नीचे आने की वजह से इनके मार्जिन्स कम हो गए हैं। और जो है, हाँ, ये है कि सर्ट कुछ स्टॉक्स अगर आपको बहुत नीचे लेवल पे मिल जाते हैं तो मे बी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर काफी जो है ना, इसमें ये है कि कुछ स्टॉक्स आप पिक करके जो है, जैसे अगर फैसल बैंक वगैरह हो गए, कुछ स्टॉक्स हैं जो कि सस्ते हैं, इस्लामिक हो रहा है। लेकिन ये है कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में सेंटिमेंट अभी नेगेटिव ही है। जैसे मैंने मैंने तो इसके ऊपर पूरा आई थिंक जो है एक लेक्चर भी दिया था 5-10 मिनट का, कि स्विचिंग होगी, म्यूचुअल फंड वाले दूसरी हम्म। सेक्टर्स में जाएंगे। तो जाहिर है कि बैंकिंग सेक्टर पे ओवरऑल अभी इतनी लोगों की मार्केट वेट की कॉल्स ही हैं, ओवर वेट होने की कॉल्स नहीं है।
सही। बैंक अच्छा, के ऊपर। सही। अच्छा, ये टी प्लस ओ क्या है, इसके मार्केट पे क्या असरात मरतब होंगे? आरिफ हुसैन का सवाल टी प्लस ओ, मेरे पास नहीं आ रहा ये सवाल। है जी। उर्दू में इन्होंने रिटर्न लिखा है, इन्होंने कहा टी प्लस ओ है। आई थिंक ओ है या जीरो है टी प्लस। आई थिंक टी प्लस जीरो ही है। क्या है इसके मार्केट पे क्या असर मरतब होंगे? बहरहाल इन द मीनवाइल हम मुश्ताक अहमद साहब का सवाल ले लेते हैं। जी मुश्ताक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम, मुझे मालूम करना है सर से कि अभी इस पर मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू हुई हुई है और इंडेक्स भी जो है वो 1,16,000 पे हो गया है। तो इस वक्त क्या कोई फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटीज हैं? क्योंकि इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जो मेजर स्टॉक की जो शेयर्स हैं उनकी प्राइसेस भी बहुत ही डबल हो गई हैं। तो क्या इस वक्त भी फ्रेश बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है ट्रेडिंग के लिए? थैंक यू। अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा सा जो है ना आपकी बात को करेक्ट कर दूं या क्लैरिफाई कर दूं कि मार्केट जो है वो मार्केट की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ी हैं, लेकिन मार्केट ओवर वैल्यू नहीं हुई। ओवर वैल्यू होने में और प्राइसेस बढ़ने में फर्क होता है। मार्केट जो है वो ओवर वैल्यू नहीं हुई। वो मार्केट जो है अपनी हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से अभी भी नीचे ही है। और मार्केट जो है लेकिन उसकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से शायद थोड़ा सा लोगों के अंदर थोड़ा सा डर बैठ गया है। लेकिन ये है कि मार्केट और फिर ईयर एंडिंग भी चल रहा है। और ये अभी इस वीक में रोल ओवर वीक भी आ गया। तो वो जाहिर है कि ईयर एंडिंग पे हर कोई अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट कर रहा होता है। जैसे ये है कि लोग आखिरी महीने में गाड़ियां नहीं लेते कि वो नेक्स्ट ईयर के मॉडल की गाड़ी लेना चाहते हैं, उसी तरह से शायद लोग स्टॉक्स भी नेक्स्ट ईयर में जाके लेंगे, क्योंकि अब वो न्यू मॉडल के न्यू स्टॉक्स लेना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर में। तो बाकी ये है कि मार्केट जो है ओवरऑल जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में ही जाएगी। अप डाउन होके जाएगी भले, लेकिन ये है कि ओवरऑल मार्केट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में ही जाएगी नेक्स्ट ईयर से ऑनवर्ड्स। और बाकी जो एसेट क्लासेस हैं उनको आउट परफॉर्म ही करेगी। सही। अच्छा, यहाँ पर सवाल है। ये टी प्लस सिफर की इन्होंने बात की थी। बहरहाल नेक्स्ट सवाल है इरफान साहब का। लास्ट टाइम आपने एमईबीएल रिकमेंड किया था। आई हैव परचेज, शैल आई होल्ड और एग्जिट? जी जी, होल्ड, आप होल्ड ही करें एमईबीएल को, क्योंकि एमईबीएल अच्छे रेट्स के ऊपर है। जो है ज्यादा, यानी कि ज्यादा गिर गया है। जैसे मैंने बात बहुत दफा बोला है कि ये जो है ना ज्यादा करेक्शन आ गई है इसमें। और ये कि इसमें गैप और पोटेंशियल है आगे रिटर्न देने का। सही। अच्छा, ये एस खान ने ये कहा है कि लास्ट टाइम आपने टीपीएलपी प्रॉपर्टीज मना किया, आज सजेस्ट क्यों किया? टीपीएल प्रॉपर्टीज मेरे ख्याल से जो है ना एस खान साहब, आई थिंक हमारा शो या मुझे गौर से ही सुनते होंगे, तभी उनको बात याद ये होगी, क्योंकि सवाल मुझे भी खुद किया। नहीं याद। हाँ नहीं नहीं, बहुत उनका, एस खान साहब का बहुत शुक्रिया कि वो हमारा शो देखते हैं और मुझे भी गौर से सुनते हैं कि उन्हें याद है। लेकिन मुझे खुद नहीं याद आ रहा कि मैंने टीपीएल प्रॉपर्टीज का मना कब किया है। तो ये है कि टीपीएल प्रॉपर्टीज में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसकी वजह से मैंने रेकमेंड किया है। वजह है इसकी, हम्म, सही। आगे की कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जी। ओके, राइट। अच्छा, ये नायतुल्लाह खान साहब भाई सब मैसेजेस क्यों करने हैं? चलें, किसी के साथ प्रॉब्लम है तो मैसेज करें, अदरवाइज दिस इज इंटरेक्टिव सेशन, आप सवाल करें, अच्छा लगता है। अच्छा जी, इनका सवाल है, सर काइंडली एजीपी एंड आईबीएलएचएल के बारे में बता दें प्लीज। अच्छे अच्छे हैं दोनों। बाय कॉल ही होगी इन पे। सही। ओके, मोहम्मद अली का सवाल आया है। जी सर, सवाल कीजिए अपना। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल सर नशीद से ये है कि एनआरएल का क्या फ्यूचर है? अगर किसी ने 300 पे बाइंग की हुई है तो उससे एग्जिट कर ले, या इसको होल्ड करना चाहिए फॉर 3 to 4 मंथ्स के लिए? थैंक यू। होल्ड करना चाहिए। एनआरएल अच्छा है, क्योंकि एनआरएल ये है कि शॉर्ट टर्म में मे बी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड पे अच्छा है।
क्योंकि एनआरएल के जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा यानी कि जो प्रोडक्ट आउटपुट वो देता है वो थोड़ा सा इकोनॉमी की रिकवरी के साथ ज्यादा लिंक्ड है कंपेयर टू एटीआरएल। और एटीआरएल तो ऑलरेडी बहुत परफॉर्म कर चुका है तो वो इन रेट्स के ऊपर तो इतना अट्रैक्टिव नहीं है। एनआरएल डेफिनेटली वो वो इससे रिलेटेड शायद आप मीम्स भी बन रही हैं, शायद आपने देखी भी होंगी कि वो एनआरएल और एटीआरएल अदली बदली हो गए हैं कि एक जमाने में एनआरएल 600 650 700 का होता था और एटीआरएल 300 का होता था। अब एटीआरएल 500 600 650 हो गया और एनआरएल नीचे आ गया है। तो अदली बदली हो गए। तो ये है कि एनआरएल का भी टाइम आएगा, एनआरएल का भी अपना टाइम आएगा। जी थैंक यू सर, फारूक, थैंक यू। फारूक आप अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि मारी पेट्रोलियम नीचे हुआ है, थोड़ा 694 पे आया है, हाई मार के। तो क्या रेट पे इसको बाई करना चाहिए या करंट रेट पे कर सकते हैं इसको, और अटक रिफाइनरी से इसको स्वैपिंग कर लें? नहीं, आप ये तो जो है आप अटक रिफाइनरी में आई एम श्योर आपने अच्छा गेन बनाया होगा। लेकिन अटक रिफाइन मतलब आप जो है एक ओवर वैल्यूड स्टॉक से यानी कि ऑलरेडी चले हुए स्टॉक से दूसरे ऑलरेडी चले हुए स्टॉक में शिफ्ट होंगे तो कोई सेंस नहीं बन रही इस बात की। हम्म। आ, मारी से सॉरी एटीआरएल से शिफ्ट होना चाहिए तो मारी में तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। मारी में आपने देखा ही होगा, सिर्फ मेरा नहीं, आप मतलब पूरी इंडस्ट्री के आप रिपोर्ट्स पढ़ लें, 4 5 रिपोर्ट्स आई हैं इसके ऊपर और हर किसी ने ही मारी की जो टारगेट प्राइस दी है वो 500 से लेके 600 तक दी है, यानी कि मैक्सिमम जो 600 बोला है। तो अगर किसी चीज की टारगेट प्राइस ही 600 है तो आप उसको 700 पे बाय करके तो ऐसे कोई, हाँ मे बी ये है कि स्टॉक जिस तरह से 800 900 पहुंच गया था कुड भी कि उसको दोबारा चला के वहां पहुंचा दिया जाए। लेकिन इसमें ये भी तो चांसेस होते हैं ना कि इंसान एक हाई प्राइस के ऊपर फंस जाएगा स्टॉक के अंदर। तो इसको तो इस वक्त नहीं बाई अभी तो करना इसकी चाहिए? इन लेवल्स के ऊपर तो बाइंग नहीं बनती मारी की। और मारी अटक की रिफाइनरी बाइंग को? बनती है 500 तक पे, अगर 500 तक चला जाएगा ये 500 550, क्योंकि कुछ गेन भी तो बनाना है ना स्टॉक को लेके। जी जी। अच्छा सर, तो अटक रिफाइनरी को फिर क्या करें, सोल्ड आउट करें गेन अगर हो रहा है तो? अगर आपको गेन हो रहा है तो आप आई थिंक अटक रिफाइनरी को तो कर दें, सेल कर दें। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जी जी। जी सर अब जो है मुझे ये बताएं कि कल की मार्केट को आप कैसा देख रहे हैं। 2 दिन रह गए हैं, रोल ओवर वीक भी है, तो ये कल और परसों की मार्केट को आप कैसा देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की। आई थिंक इन्वेस्टर्स की अभी तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जिस दिन मार्केट डाउन मिलती है उस दिन बाय कर लें, हम्म। और जो है जिस दिन मार्केट ऊपर जाती है उस दिन सेल कर दें। थोड़ी सी जो है क्विक प्रॉफिट टेकिंग करें इन हालात में, क्योंकि मार्केट अप डाउन चल रही है, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, वॉलेटिलिटी है। तो अप डाउन चल रही है मार्केट तो ये है कि कुछ ये है कि जाहिर है कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आप लेके लंबी पोजीशन ले लें। लेकिन जैसे अब मैंने ट्यूसडे को शायद लोगों ने कुछ फॉलो किया होगा, नादिया आपने तो किया ही होगा, कि जी मैंने टीआरजी की कॉल दी थी जैसे, बिल्कुल। तो टीआरजी जी में जी। टीआरजी में 4 5% अगर किसी के बन गए और टीआरजी आई थिंक 7 8% ऊपर तक गया था हम्म। इंट्राडे में, तो वो यही है कि आपके इस तरह 7 8% बन जाए किसी एक स्टॉक में जिसकी कोई ट्रेडिंग कॉल आ जाती है तो आप लेके एग्जिट कर जाएं। बाकी है कि पीएसएमयू के जो है चैनल को भी, पीएसएमयू के व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप लोग फॉलो करें, वहां पे डेली की ट्रेडिंग कॉल्स आ रही होती हैं जहां से आपको गाइड मिल जाएगी कि कौन सा स्टॉक लेके इंट्रा डे में ही आप पैसे बना सकते हैं। तो लेके आप उसी दिन पैसे बनाएं या नेक्स्ट डे तक बेच के पैसे बना लें, तो उस टाइप की टिप्स आपको मिल रही होती हैं। मार्केट अप डाउन ही रहेगी जनवरी के स्टार्ट तक। सही सही बिल्कुल। और सर लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपकी टॉपिक क्या होंगी। टॉप पिक मेरी होगी टीपीएल प्रॉपर्टीज। ओके सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर नशत आपका, और जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पर मैं सेशन से इजाज़त लूँगी, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।